हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज का मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर। तो लेट मी डिफाइन हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर क्या है। पहले हम इसको अच्छे से समझ लें और इनके बड़े सारे कारण हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए, आज की डेट में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, चाहे FUT है या FUE है, जो वाइडली माना जा रहा है कि इन अ गुड सेंटर जो मिनिमल ग्राफ्ट सर्वाइवल है, जो हमने ग्राफ्ट निकाले, मान लो आपने 1000 ग्राफ्ट निकाले और उनको इम्प्लांट किया, तो उसमें 65 to 70% ग्राफ्ट आपके सर्वाइव करने चाहिए। दिस इज व्हाट वी कंसिडर एज द मिनिमल रिक्वायरमेंट, जो एक सेट जो होना चाहिए टू कंसिडर इज एज अ सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट। मान लो अगर आपने 1000 ग्राफ्ट लगाए तो उसमें 700 या 650 ग्राफ्ट आपके टेकअप करने चाहिए, ग्रो करने चाहिए। और नॉर्मली इसका रिजल्ट आने में 6 से 7 महीने, कभी कभी 8 महीने भी लग जाते हैं ये पूरा रिजल्ट आने में। एक तो कई बार लोग बहुत एंक्शियस होते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके और पहले 2 महीने में ही परेशान होने लगते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया हेयर ट्रांसप्लांट में। तो इतनी जल्दी आप परेशान ना हो। रिजल्ट आना 3 to 4 मंथ में शुरू होता है एंड अप टू 1 ईयर आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। इस बात को आप समझें। तो पूरा रिजल्ट आने में 1 साल तक लग सकता है। और अगर वो 70% तक, 65% तक आपका ग्रोथ हुआ है, रिजल्ट आया है, तो उसको हम फेलियर नहीं कहते हैं, हम उसको एडिक्वेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। उसके ऊपर अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 80%, 90%, तो हम उसको एक्सीलेंट रिस्पॉन्स या रियली गुड रिस्पॉन्स माना जाता है और वो वेरी कर सकता है। बट मिनिमल आपका 65 to 70% जो है ग्राफ्ट टेकअप होना चाहिए, जो हम मानते हैं फॉर इट टू बी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट। दिस इज नंबर 1 थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। दूसरी बात, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर में आते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों का रिजल्ट अच्छा आया, 1 साल में अच्छा रिजल्ट है, 2 साल में अच्छा रिजल्ट है, लेकिन विद टाइम वो रिजल्ट कम हो रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जिसको लोग बाद में बोल सकते हैं कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर है। नो फ्रेंड्स, अगर आपका 6 महीने में या 1 साल में रिजल्ट अच्छा आया और बाद में वो रिजल्ट कम हो रहा है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर नहीं है। इस बात को आप क्लियरली समझ लें। उसको हम हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर में काउंट नहीं करते हैं। वो आपका हेयर लॉस हो रहा है जो कंटिन्यू हो रहा है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका मेरा टाइटल ही था कि हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल को नहीं रोकता। इस बात पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए तो उन कारणों को आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर लॉस कंटिन्यू कर सकता है। उसको रोकने के लिए आपको अपनी मेडिसिन, मिनॉक्सिडिल, DHT ब्लॉकर्स, लाइफस्टाइल, इन सब पर ध्यान देना है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है कि शुरू में रिजल्ट अच्छा आया, बाद में रिजल्ट कम हो गया, तो क्या करना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझें। नाउ लेट्स कम टू अनदर 1 पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार होता है कि हमने ट्रांसप्लांट किया, ओके, और उस ट्रांसप्लांट के अंदर हमने आपके बॉडी हेयर भी यूज़ किए एंड स्कैल्प के हेयर भी यूज़ किए, यानी कि पीछे से भी बाल लिए और मान लो चेस्ट से और बियर्ड से भी बाल लिए। तो देखिए, जो बॉडी हेयर अगर हम यूज़ करते हैं तो बॉडी हेयर में रिजल्ट आने में काफ़ी लंबा समय लेता है। एक्सेप्ट अगर हमने बियर्ड से ले तो बियर्ड के रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर चेस्ट से हमने बाल लगाए हैं आपके, तो उनका ग्रोथ आने में 1.5 से 2 साल भी लग जाता है। अनदर थिंग, मान लो आपने चेस्ट से 1000 ग्राफ्ट लगाए, तो जो चेस्ट के जो बाल हैं इनमें कैटाजन फेज जो होती है, कैटाजन फेज क्या होता है, स्लीपिंग फेज ऑफ द हेयर, वो 70% है। यानी 1000 बाल अगर आपके लगे हैं उसमें सिर्फ 300 बाल ही शो करेंगे एट अ टाइम, 700 बाल नहीं शो करेंगे उसके अंदर। तो कहाँ से बाल लिए गए आपके? अगर वो चेस्ट से बाल लिए गए हैं, बॉडी ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ओनली 30% ऑफ ग्राफ्ट वुड बी विजिबल एट अ टाइम, और वो भी रिजल्ट आने में आपको 2 साल लगने वाला है। तो अगर आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ये माइंड में क्लियरली रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं 1000 ग्राफ्ट लगा रहा हूँ तो जो मुझे नेट रिजल्ट दिखने वाला है वो सिर्फ 300 ग्राफ्ट का ही दिखेगा, बाकी 700 ग्राफ्ट नहीं दिखेंगे अगर चेस्ट या किसी और एरिया से लिया है। तो ये भी एक रीज़न होता है ग्राफ्ट फेलियर का कि बॉडी से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया, चेस्ट से किया गया या कहीं और से लिया गया, और जो ग्राफ्ट आपके आ रहे हैं, जो ग्रोथ आपकी आ रही है वो कम आ रही है। दैट इज़ टोटली एक्सपेक्टेड अगर हमने बॉडी से लिए हैं। अगर आपने पीछे से लिए हैं, सर के ऑक्सीपिटल एरिया से लिया, इसमें जो आपके बाल दिखते हैं ये 70% बाल दिखते हैं, चेस्ट में ओनली 30% बाल दिखते हैं एट अ गिवन टाइम। तो इस बात को भी हमें समझना है कि बाल कहाँ से लिए हमने। नो अनदर रीज़न दैट कैन बी देयर फॉर द ग्राफ्ट, जो हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट का हमारा एडिक्वेट रिजल्ट नहीं आया। मान लो आपने ट्रांसप्लांट कराया,
कुछ बाकी एरियाज़ में आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, एंड वी डू नॉट डिनाई दैट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। देयर आर मेनी फैक्टर्स जिस पे आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल डिपेंड करता है। आप ये समझ लिए, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऑपरेशन है, एक सर्जरी है। जैसे हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी एक सर्जरी है। ये उससे कुछ अलग नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ये। तो जैसे कुछ रूल्स डिपेंड करते हैं उसमें वेस्कुलैरिटी एक्सपीरियंस। सपोज आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी स्मोकिंग जो से ब्लड सप्लाई कम जाएगा वहाँ पे, या फिर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक्स में भी ब्लड फ्लो कम होता है उस एरिया में। तो अगर आप स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, या किसी वजह से आपकी वेस्कुलैरिटी कम है उस एरिया में, तो जो ग्राफ्ट का टेकअप है वो कम होगा, वो इतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए ये पहले ही से बोला जाता है कि जो लोग स्मोकर्स हैं या जो लोग डायबिटिक्स हैं उनमें 10 to 20% रिजल्ट कम आएगा, या और भी कम हो सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जो स्मोकर नहीं है या जो डायबिटिक नहीं है। अगर आपके रिजल्ट कम आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो आपको पहले देखना चाहिए आपको कोई ऐसी मेडिकल इलनेस तो नहीं है, स्पेशली स्मोकिंग तो नहीं करते हैं आप, या डायबिटीज़ तो नहीं है जिसके कारण आपकी वेस्कुलैरिटी कम हो सकती है। दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट कम आने का। इन माई प्रैक्टिस जब मैं किसी को भी लेता हूँ तो मैं जो स्मोकर्स होते हैं उनको पहले ही बोल के रखता हूँ, सी इफ यू आर स्मोकर, आपका रिजल्ट 20% कम आएगा कंपेयर टू द पर्सन हु इज अ नॉन स्मोकर। वेदर यू टेल इट और नॉट टेल इट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट बिलीव इट, निकोटीन जो आप स्मोकिंग में होता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर। वो ब्लड सप्लाई पूरी कम कर देता है बालों की, और बाल आपके पूरे ग्रो नहीं कर पाते। आपको मालूम है जो मेन दवाई है बालों की ग्रोथ की, मिनॉक्सिडिल, वो कैसे काम करती है? इट इज़ अ पोटेशियम चैनल ओपनर, और उससे ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसके कारण बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और निकोटीन यानी कि टोबैको, आपकी स्मोकिंग ठीक उसका उल्टा काम कर रही है। वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रही है, बालों की ग्रोथ को कम कर रही है। किसी की भी वजह से अगर आपका ब्लड सप्लाई कम होगा वहाँ पर, तो आपकी बालों की ग्रोथ कम होगी। तो दैट इज़ वन रीजन। स्मोकिंग एंड डायबिटीज़ कैन ऑल्सो रिड्यूस द हेयर ग्रोथ। नाउ अनदर थिंग, जैसे मैंने बोला, ये किसी वजह से मान लो कि अगर इन माई प्रैक्टिस व्हाट आई टेल पीपल कि आपने हमसे ट्रांसप्लांट कराया, बाकी जगह आपका एरिया ठीक ठाक आया, 9 मंथ्स में हम देखते हैं आपका 9 मंथ्स में आपका रिजल्ट आना चाहिए। पर्टिकुलर एरियाज, कुछ एरिया में अगर आपके बाल कम है तो वी ऑलवेज कीप अ ऑप्शन जिसको हम टचअप सेशंस बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सेशन बोलते हैं, इसमें अप टू 400-500 ग्राफ्ट हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री लगा के देते हैं, ओनली चार्जिंग द कंज्यूमेबल चार्जेस। दीज आर फ्यू थिंग्स वी कीप इन माइंड सो दैट आपका सक्सेस रेट अच्छा रहे। नाउ अनदर थिंग दैट इज द रीजन, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिवली आपने अपना मेडिसिन कितना केयरफुली लिया, कितना PRPs लिया, इस पे भी आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट डिपेंड करता है। देयर आर स्टडीज दैट आर टेलिंग कि जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया है, पोस्ट ऑपरेटिवली मिनॉक्सिडिल लिया है, PRP लिया है, DHT ब्लॉकर्स लिए हैं, उनका हेयर ग्रोथ 15 से 20% बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू पीपल हु डू नॉट टेक दीज थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिसके कारण जो आपके रिजल्ट्स हैं वो एडिक्वेट नहीं आते हैं। वन रीजन कैन बी पुअर टेक्निकल सर्जिकल टेक्निक दैट हैज़ बीन डन बाय द सर्जन। दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ऐसा डॉक्टर, ऐसा सर्जन और ऐसा सेंटर चूज़ करें जो काफ़ी लंबे समय से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ डिफ़िकल्ट सर्जरी, इसका लर्निंग कर्व काफ़ी लंबा होता है, ये आसान सर्जरी नहीं है, इसमें अच्छे रिजल्ट देना आसान नहीं है, इसलिए काफ़ी समय के बाद लोग इसमें अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। देयर इज़ नो डिनायल अबाउट इट। सो सेलेक्ट पीपल हु आर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ प्रेटी लॉन्ग टाइम, who are in this industry and regularly doing transplants. देखिए फ्रेंड्स, मैं सर्जिकल फेलियर क्या है, क्या वो काजेज हैं सर्जिकली जिससे हमारे रिजल्ट्स कम आते हैं, टेक्निकल रीजंस क्या हैं ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट जिससे हमारे रिजल्ट कम आए या हेयर ट्रांसप्लांट हमारा पूरा सक्सेसफुल ना हो, उस पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, पहला रीज़न जो अक्सर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट पूरे नहीं आ रहे हैं, वो है, मान लो आपको बोला 3000 ग्राफ्ट और लगाए 2000 ग्राफ्ट। ऐसा कई बार होता है कि आप कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ सेंटर्स में जाते हैं और 3000 ग्राफ्ट ना लगा के आपके 2000 ग्राफ्ट लगाए, तो एक तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट ही कम लगे आपके, तो फिर रिजल्ट ऑब्वियसली कम आएगा। सेकंड, जब हम ग्राफ्ट निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं। अगर जो पंच मशीन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पंच बोलते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा डेप्थ में ले जाते हैं तो ये पंच हमारे ग्राफ्ट पार्शली ट्रांजेक्ट होने लगते हैं। यानी अगर 3 ग्राफ्ट हैं उसमें से 1 या 2 ग्राफ्ट ट्रांजेक्ट हो जाएंगे, 1 ग्राफ्ट बचेगा, जिसको हम पार्शल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर कोई टीम ग्राफ्ट निकाल रही है उसमें पार्शल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपकी हेयर डेंसिटी कम आएगी कंपेयर टू द पर्सन जहाँ पे पार्शल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। वो बहुत केयरफुल हैं
पंच करते टाइम कि जो ग्राफ्ट निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे निकल रहे हैं, उसमें कोई ग्राफ्ट पार्शियली डैमेज नहीं हो रहा है। दैट इज़ वन थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है वो ये कि ग्राफ्ट क्या कॉन्स्टेंटली पानी में भीगे हुए हैं या नहीं है, उनको कॉन्स्टेंटली हाइड्रेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर वो टीम पूरा ध्यान रख रही है कि कॉन्स्टेंटली उसको हाइड्रेट कर रहे हैं तो आपके ग्राफ्ट जो है वो सर्वाइव करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है, जो रिजल्ट जिस पे डिपेंड करते हैं, वो ग्राफ्ट्स कैसे डाले जा रहे हैं। क्या नो रूट टच टेक्निक यूज़ की जा रही है कि नहीं की जा रही। अब ग्राफ्ट डालते समय अगर हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि रूट्स को टच नहीं किया जा रहा है, रूट को ऊपर से पकड़ के डाला जा रहा है, तो नो रूट टच टेक्निक में जो हमने देखा है कि ग्राफ्ट सर्वाइवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये कई लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब से वो नो रूट टच टेक्निक इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया, उनका ग्राफ्ट सर्वाइवल और ग्राफ्ट काफ़ी बेटर होने लगे, रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होने लगे। इसलिए पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम नो रूट टच टेक्निक को ही प्रमोट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिससे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कितने अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन बातों का सर्जिकल टीम को पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है।